जय श्री राम मित्रों। मैं हूं डॉक्टर आर के वर्मा और सशक्त भारत से मैं ये प्रस्तुति आपको दे रहा हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ऐसा समय आने वाला है जो बड़ी बड़ी बातें होंगी भारत की राजनीति में, पूरी दुनिया की राजनीति में, हम सबके जीवन में भी। और उसके मैंने उदाहरण दिए थे कि भारतीय राजनीति की बात करें तो बड़े बड़े बिल आ सकते हैं और कश्मीर में कुछ हो सकता है। लेकिन साथियों, मुझे यह नहीं मालूम था कि अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटना होगी कि उपराष्ट्रपति अचानक से इस्तीफा दे देंगे और वो उसके बारे में किसी को यह भनक भी नहीं होगी कि आखिरकार कारण क्या है। उसका कारण जानने में मित्रों 24 घंटे लग गए। तब ये प्रस्तुति आपके सामने करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात बता दूं कि एक और सत्यपाल मलिक पैदा हो चुके हैं, पैदा होने वाले हैं। वो आगे हमारी पार्टी के लिए को एक सरदर्द देने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं जगदीप धनखड़ जी की। ये उपराष्ट्रपति इनको बनाया मोदी जी ने, इनकी काबिलियत देख करके बनाया और ये बड़े नतमस्तक भी थे कि मुझको ये सम्मान दिया गया। लेकिन कहते हैं साथियों कि हमारी पार्टी अक्सर भस्मासुर सिंड्रोम कर देती है। भस्मासुर सिंड्रोम का मतलब है कि हम उन लोगों को ले लेते हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। हमारी विचारधारा क्या है? संघ बीजेपी की विचारधारा है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। तो हम अगर उस विचारधारा से जुड़े हैं तो 95% चांसेस हैं कि हमारी उस विचारधारा में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। हम इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं कर सकते कोई भी जो इस बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा। अब इनको बनाया गया। बाहर से देखने पे हम सबको लग रहा था कि बड़े अच्छे व्यक्ति, बोलते बढ़िया थे, बातचीत बढ़िया करते थे। लेकिन अब पता लग रहा है कि अक्सर वो प्रोटोकॉल ऑफ पावर को लेकर के परेशान रहते थे। लोगों से, वहां जो संसद के इनके जो स्टाफ वगैरह था उनको आए दिन डांट पड़ती थी कि मुझे इस गाड़ियों का फ्लीट चाहिए, ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा टीवी पे हम ही फोकस होने चाहिए, और ये संसद टीवी जो होता है ये हमारे लिए है, प्रधानमंत्री का टीवी तो दूसरा है, दूरदर्शन है, और तरह तरह की ये सब बातें होती थी। उसको नजरअंदाज किया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत है कि चाहे कोई जितना भी गरियाए वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप देखिए वो सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब पिछले 2 साल से वो सिवाय गालियों के कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, यशवंत सिन्हा को ले लीजिए, अरुण शौरी ने थोड़ा सा कम किया लेकिन उन्होंने भी किया। ये सब हैं। अब उसी कतार में जगदीप धनखड़ भी जाके बैठ जाएंगे। और आपको ये अब तक पता चल चुका होगा कि इमीडिएट कारण क्या था। वो जो जस्टिस वर्मा का जो होना था इम्पीचमेंट, उसको, उसका मोशन लोकसभा में आना था, लेकिन उसको नजरअंदाज करके, साइड करके, अपोजिशन की जो दस्तखत को 63 सदस्यों को उसको एक्सेप्ट कर लिया जगदीप धनखड़ जी ने। और एक्सेप्ट करके सोचा कि हम यहां से मोशन शुरू करें। उससे ये पावर उनको मिलती कि कमेटी का गठन वो स्वयं करते, और स्वयं जब करते तो उसमें वो क्या करते, क्योंकि विपक्ष उनसे अब कंफर्टेबल हो गया था। अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष उन्हीं के प्रति इंपीचमेंट ला रहा था, विपक्ष, और अब वो विपक्ष उनसे कंफर्टेबल हो गया था। वो सरेआम सरकार की आलोचना करने लगे थे। कभी फार्म बिल, कभी एग्रीकल्चर को, किसानों को लेकर के। इस सरकार ने किसानों को कितना नहीं किया मित्रों, इतना किया है कि किसी सरकार ने नहीं किया। अब आप बताइए, कृषि मंत्री के सामने ही वो सरकार को भला बुरा कहने लगे। सब कुछ बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब ये कैसे बर्दाश्त किया जाए कि इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में आना है, आपने राज्यसभा में शुरू कर दिया और कमेटी गठन कर देंगे, वो बात नहीं मानी, विपक्ष को लेके मीटिंग करने लगे, ये सब करने लगे। ये सब क्या था? और उसके साथ साथ वो एक जस्टिस शेखर यादव की भी वो करने लगे कि इनका भी इम्पीचमेंट कर दो। हम हद कर दी। वो उस जज का केवल ये था कि वो किसी उसमें गए थे, प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने किसी वर्ग को कोई कुछ कहा होगा, एक शब्द, उस एक शब्द पे इंपीचमेंट कर दोगे उनका, शेखर यादव का। मतलब कमाल है। और जस्टिस वर्मा जिनके वहां इतने सारे मिले और नोटों की बिल्कुल खान मिली, सब हुआ, उसकी तुलना आप एक शब्द से कर रहे हैं।
तो ये चाहता था विपक्ष, और उसकी ट्रैप में थे। और ऐसा नहीं है कि परसों की ही बात है जिसमें ऐसा किया हो, ये 6 महीने से ऐसा कर रहे थे, इनको टॉलरेट किया जा रहा था। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया तो फिर इनसे कहा गया कि भाई साहब अब बात नहीं हो पाएगी, अब आप रिजाइन कर दीजिए, वरना फिर भैया आपके अगेंस्ट हम करें कुछ, जो भी हो मजबूरन इनको करना पड़ा। कर तो दिया गया। उसके बाद सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनकी कोई फेयरवेल में कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि सब जानते थे कि असलियत क्या है। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन वहां के बैठे लोग जो संसद में, वो तो सब जानते ही थे कि क्या 6 महीने से गुल खिल रहा है और पाला बदल रहा है और सरकार का विरोध हो रहा है। एक जो उपराष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक पोस्ट होती है, वो पॉलिटिक्स से दूर होती है। अब आप पॉलिटिकल सारे प्रोग्रामों में जाएंगे और पॉलिटिक्स बोलेंगे और जोश जोश से बोलेंगे, तो फिर पॉलिटिक्स में जाइए आप फिर वाइस प्रेसिडेंट बन के क्या करेंगे भाई। और अभी भी उनके कई एक प्रोग्राम बाहर लगे हुए थे, सुनने में आया 2300-2400 प्रोग्राम लगा हुआ था। तो स्वास्थ्य का कोई कारण वारण नहीं था, वो तो स्वास्थ्य तो ऐसे ही होता है। खैर, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, चूंकि मैं संघ बीजेपी विचारक हूं, सक्रिय हूं बहुत ज्यादा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत दिनों से मैं कई वीडियो बना चुका हूं साथी, कि हमारी पार्टी को बाहर के लोगों को नहीं लेना चाहिए, ना अच्छे ना बुरे। और पार्टी अच्छे लोगों को भी ले रही है भाई, आप जगदीप धनखड़, सतपाल मलिक, इन सबको अच्छा ही बोलोगे, लेकिन क्या हुआ आपने देख लिया। और बुरे लोगों को भी आप ले लेते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लेते हो, जाने कौन कौन है, कोई रामायण के पन्ने फाड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होता है मित्रों। इतना सा भी फायदा अगर होता हो, यहां पे मैं कहूंगा हमारी रणनीति गलत है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई जातिगत समीकरण से फायदा नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितना डैमेज किया पार्टी को, इतना सा फायदा नहीं हुआ। वो खुद भी चुनाव हार गया, हिंदू धर्म को भी बर्बाद कर गया, आपके राष्ट्रवाद को भी, आपकी विचारधारा को भी कलुषित कर गया। क्या फायदा हुआ? ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं साथियों, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल 2012 से मैं बता सकता हूं। और 2012 से मैं ये कहता आ रहा हूं कि साथियों, आप दूसरे दल के जातिवादी नेता हुए, माफिया हुए, अपराधी हुए, भ्रष्टाचारी हुए, इनको मत लीजिए। एक जो बीजेपी एक पवित्र गंगा है, इस गंगा को प्रदूषित मत करिए इस कचरे से। और जो सबसे बड़ा सबक मिला सत्यपाल मलिक, यशवंत सिन्हा और जगदीप धनखड़ जी, ये जितने भी लोगों से मिला ये सबक, कि जो हमारी विचारधारा का नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदल जाने का जज्बा होता है, वामपंथी विचारधारा को में बह जाने का जज्बा होता है। और यही हुआ। आप सोचिए जरा, जगदीप धनखड़ जो कि दूसरे दलों से आए थे, जनता दल के थे, कांग्रेस के थे, बाद में हमारी पार्टी में आए, और उनको कितना मान सम्मान दिया गया, इतनी शीर्ष पे नंबर 2 पे पहुंचा दिया गया। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है, उसके बाद भी पॉलिटिक्स की और प्रोटोकॉल की और पावर की इतनी चाह। तो पावर तो होती है भैया, कहां पावर की कमी है वाइस प्रेसिडेंट के पास? तो ऐसा आदमी क्यों करता है ये मालूम नहीं। अब ये चले गए हैं, तो अब ये भी सतपाल मलिक की तरह जो वो बोला करते थे बहुत गलत बातें, ये भी शुरू हो जाएंगे और उसी कतार में चले जाएंगे। जहां 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उसी कतार में ये भी चले जाएंगे और बोलने भी लगेंगे। और इसमें रहते हुए भी कई बार इन्होंने और भी बहुत सारे कृत्य पता लगे हैं साथियों, जो इनको नहीं करने चाहिए थे, जो एक उपराष्ट्रपति नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग तो दूसरों का इतना सम्मान करते हैं कि हम किसी को, तो मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप जातिगत समीकरण को साधने के लिए या कोई किसान नेता इसको बना दो, सब बेकार की बातें हैं साथी। आप एक उपराष्ट्रपति किसान नेता का बना करके आप क्या सोच रहे हो किसान आपके फेवर में हो जाएंगे? कभी नहीं। ये हमेशा चुनाव हारे, एक आधे चुनाव को छोड़कर हमेशा चुनाव हारे जगदीप धनखड़। तो जो व्यक्ति किसान नेता का बैकग्राउंड होते हुए अपने क्षेत्र में हार रहा हो, उससे वो हमारा फायदा कैसे करेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है मायावती की पार्टी में हो तो कुछ उनको वोट मिल गए, हमारी पार्टी में कोई वोट नहीं मिला, वो उनकी बेटी सब चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए, दलितों ने वोट नहीं दिया। तो आप बताइए कैसे होगा भाई? तो ये वीडियो
मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूं दूसरों की तुलना में। मैं केवल फोकस उपराष्ट्रपति पे नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं अपनी रणनीति पे। आप बाहर के लोगों को, अच्छे या बुरे, किसी को भी आप अगर लेंगे, आप सोचेंगे हमारा जातिगत समीकरण सद गया, हमारा ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लिख के ले लीजिए। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं जो 9-10 बार हो चुके हैं इलेक्ट। ऐसे इलाके से हुए हैं जहां पे उनकी जात का 2-4 आदमी होंगे, उनको लाखों वोट मिलते हैं और जीतते हैं। तो जब मुद्दा विहीन राजनीति होती है वहां जातिवाद होता है, जहां मुद्दा होता है वहां जातिवाद नहीं होता है। तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व से ये हाथ जोड़ के विनती है, जातिवाद खत्म करिए, क्षेत्रवाद खत्म करिए। जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, हमारी संघ बीजेपी के, वो होना चाहिए महत्वपूर्ण पदों पर। वरना कहां हम इतना बड़े बड़े काम करने जा रहे थे, कहां हम डिरेल हो गए। अब डिरेल हुए, अब कांग्रेस कहेगी कारण बताओ। अब इन्हीं महोदय ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने रिजाइन करने के पहले कहते हैं जयराम रमेश को फोन किया था। अब आप बताइए, आपको हमने बनाया उपराष्ट्रपति, आप जयराम रमेश से बात कर रहे हैं, लंबी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, एक चैनल ने कहा, बताया। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों कि अभी भी समय है, हमारा डैमेज ना हो तो हम अपनी विचारधारा पर कायम रहें। हम सांस्कृतिक विचारधारा पर हम 50 साल तक नहीं हटाए जा सकते, लेकिन अगर आपने जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये जो अपोजिशन का ट्रैप होता है उसमें पढ़ करके इसको वहां बैठा दो, उसको वहां बैठा दो, ये किया तो साथियों परेशानी में अलग पड़ेंगे, नुकसान अलग होगा। जय हिंद, जय भारत।